आज परमाणु क्या पढ़ रहे हैं हम? परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम। परमाणु को क्या कहते हैं? एटम। तो प्रत्येक तत्व परमाणुओं से मिलकर बना है। दुनिया का हर एक तत्व, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सभी परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अब परमाणु भैया देखिएगा कि जो परमाणु है, परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है। परमाणु जो है वो परमाणु में 3 कण होते हैं। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर एक और कौन सा? प्रोटॉन। वेरी गुड। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। वेरी नाइस। न्यूट्रॉन। ये 3 कणों से आपके परमाणु मिलकर बनते हैं। तो प्रत्येक परमाणु इन 3 कणों से मिलकर बना होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं, और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, उदासीन होते हैं। हाँ। उदासीन, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, दोनों नहीं होते वो, उस पर ना तो धन होता है ना ऋण होता है, उदासीन होता है। क्या होता है वो? उदासीन होता है ना। तो भैया परमाणु, जैसे कि अब मैं लेता हूं, प्रत्येक तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक ही प्रकार से बने हुए तत्व, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, है ना। अब परमाणु का जो सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत हमारे महान वैज्ञानिक जॉन डाल्टन। किसने दिया था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, है ना। उन्होंने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। इन्होंने पहले स्टार्टिंग में जब इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसके सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, तो उन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, इसे बांटा नहीं जा सकता। किसी भी तत्व का अति सूक्ष्म और अंतिम कण, किसी भी तत्व का अति सूक्ष्म और अंतिम कण परमाणु होता है। हाँ, बाद में फिर इस पे और स्टडी हुई तो देखा कि भाई परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है ना। इसके भी टुकड़े होते हैं, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, प्रोटॉन निकाला जा सकता है। ये सब बाद में फिर हमें मालूम पड़ा, मगर स्टार्टिंग में जब इसका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया तो महान जॉन डाल्टन जो इसके वैज्ञानिक थे, वो सिद्धांत उन्होंने दिया और उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर ग्रह लगाते हैं, है ना। जैसे मान लो भैया, अब हम लेते हैं कार्बन की बात करते हैं। सिक्स सी ट्वेल्व, ये 6 क्या है? ये आपका परमाणु संख्या है। यहाँ पर परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कितनी है? 6। परमाणु संख्या कहो या परमाणु क्रमांक, इसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, हाँ। एटॉमिक नंबर, है ना। और परमाणु भार, परमाणु भार कितना है भैया? 12, है ना। अब ये 6 जो है, ये 6 प्रोटॉन भी हैं और 6 न्यूट्रॉन भी है इसके अंदर, है ना। अब जैसे कार्बन है, ये आपका कार्बन है भाई साहब, है ना। तो कार्बन, ये इसका नाभि है, ये नाभि है, और इसकी पहली कक्षा और ये इसकी दूसरी कक्षा, ठीक है ना। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु के नाभिक के, ये नाभि, ये हमारी नाभि है, परमाणु की नाभि, इसको हम नाभि बोलते हैं, ये नाभि है ना। तो इलेक्ट्रॉन,
परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार की ग्रह चक्कर लगाते हैं। और इस पर उन्होंने 2n² का फार्मूला दिया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। विभिन्न कक्षाओं में 2n² के क्रम में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, जहां n प्राकृतिक संख्या है। तो भैया यानी कि अगर हम इसकी बात करें 2n² की, 2n² तो n बराबर 1 रखते हैं। पहली कक्षा के लिए n बराबर 1, तो एक n की जगह 1 की घात 2, 1 का वर्ग 1 बराबर 2। तो पहली कक्षा में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 चले गए। भाई पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, तो 2 चले गए, बचे कितने? 4। और दूसरी कक्षा में चले जाएंगे, बचे जो दूसरी में डाल दो। वैसे दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने आ सकते हैं? जैसे अभी तो 4 तो लिख दिए, और कितने आ सकते हैं अधिकतम? तो दूसरी कक्षा के लिए भी फार्मूला देखो, n की जगह 2 रख दो, n मतलब दूसरी कक्षा, 2 रख दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अधिकतम कितने आ सकते हैं? 8। मगर 8 है ही नहीं हमारे पास, हमारे पास तो 2 इसमें चले गए, तो 6 में से 2 चले गए, तो 4 बचे, 4 को हमने उसमें डाल दिया। तो ये आपका क्या है कि कार्बन, परमाणु कार्बन का इलेक्ट्रॉन वितरण विभिन्न कक्षाओं में, परमाणु कार्बन का इलेक्ट्रॉन वितरण विभिन्न कक्षाओं में इस प्रकार होता है। और ये इसकी नाभि है, नाभि में प्रोटॉन होते हैं और नाभि में न्यूट्रॉन होते हैं। नाभि सभी की होती है, इंसान की भी नाभि होती है ना। सबसे पहले निर्माण नाभि का ही होता है। प्रत्येक जीव, धरती पे जितने भी जीव पैदा होते हैं वो नाभि, सबसे पहले उनकी नाभि बनती है और फिर उसी से उसका पूरा शरीर, उसके शरीर का विकास होता है ना। तो भैया यहाँ पर देखिएगा आप कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन उसकी नाभि में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो प्रोटॉन भी 6। अब यहाँ तो परमाणु भार कितना है? 12। तो परमाणु भार किसको कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ 12 होना चाहिए। तो ये 12 है, तो उसमें से ये 6 है, तो बताओ न्यूट्रॉन कितने हुए? 6 ये भी हुए, और इन दोनों का जोड़ मिला के हो गया परमाणु भार। 6 और 6 12, 12 परमाणु भार। तो ये परमाणु भार है, इनको हम कहते हैं P+N। और ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या आपकी परमाणु क्रमांक या कहलाती है। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण विभिन्न कक्षाओं में कार्बन का हमने दिखाया। आ गया ना समझ में? कार्बन में कैसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। चलिएगा, अब कार्बन के बाद अपन दूसरा लेते हैं ऑक्सीजन, है ना। अब अपन बेटा ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन भी एक परमाणु है ना। ऑक्सीजन एक परमाणु तत्व है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में 8 इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर है, एंड एटॉमिक मास इज 16। एटॉमिक मास कितना है? 16, एंड एटॉमिक नंबर इज 8। तो इसका जब हम करते हैं तो देखिएगा आप, ये आपका नाभि, ठीक है ना। ये आपकी भैया, ये आपका ऑक्सीजन। और भैया देखिएगा आपके पास कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी है जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और टोटल है आपके पास 8, है ना। तो अगर आप उस सूत्र का उपयोग करें 2n² का, तो पहली कक्षा n बराबर 1, तो 2 1² इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो पहली कक्षा में 2 डाल दो, है ना। फिर 2 इंटू 2², तो 2 दूनी 4, दूनी 8। तो अब भैया 2 डाल दिए आपने इसमें, कितने डाल दिए? 2 डाल दिए। 8 में से 2 चले गए, 8 में से 2 चले गए, कितने बचे? 6।
एक इधर, 2 कहीं पे भी लिख दो, 3 हाँ। 4 5 6। और ये नाभि में प्रोटॉन कितने हैं? 8, 8। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, हाँ। और न्यूट्रॉन भी 8 हुए, जब भी तो 16 हुआ। हाँ। 8 और 8, तो ये 8 जो है न्यूट्रॉन, ये उदासीन कण है, हाँ। इन पे कोई आवेश नहीं होता है ना। और इस प्रकार से इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक वितरण बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है ना। अब हम लेते हैं सोडियम। ये मैंने सोडियम लिया बेटा, है ना। सोडियम तत्व है, इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, एटॉमिक मास इसका 23 है, ठीक है ना। एटॉमिक मास इज 23। तो अब देखिएगा, इसका जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करूंगा, इसका मुझे इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। तो ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इसमें टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? 11 है। और ये जो है P+N है, हाँ। है ना, यानी कि 11 + 12 बराबर 23, है ना। प्रोटॉन कितने? 12 है, सॉरी प्रोटॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12, जब भी तो हुए 23। हाँ। चलिएगा, तो ये आपका नाभि, एक सर्कल, 2 सर्कल और ये 3 सर्कल, और ये यहाँ से थोड़ा सा चलिएगा। अब भैया हम बात कर रहे हैं किसकी? सोडियम की, है ना। वही 2n², n = 1, therefore 1² = 2 × 1 = 2। तो पहली कक्षा में तो चला गया 2, फिर n = 2, तो 2 × 2², 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8, दूसरे में चला गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भैया अपने पास कितने हैं? टोटल 11। 11 में से कितने बढ़ गए? 11 में से अपन ने कितने इलेक्ट्रॉन बांट दिए? पहली में 2, हाँ। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तो 2 और 8 कितने हो गए? 10, हाँ। बचा 1, हाँ। 1 को कहीं पे भी दिखा दो, कहीं पे भी दिखा दो, ये हो गया 11। हाँ। और ये इसका नाभि है, नाभि में कितने प्रोटॉन है भैया? नाभि में 11 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने भैया? 12 है, इसका नाभि। ये जो सोडियम है उसका मैंने विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण किस प्रकार होता है वो आपको बताया, है ना। चलो, सोडियम की बात हो गई। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन भी एक आपका तत्व, परमाणु तत्व है। क्लोरीन एक परमाणु तत्व है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, और एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास 35 होता है। एटॉमिक नंबर इज 17 एंड एटॉमिक मास इज 35, है ना। therefore P = E = 17 and ये जो इसका P+N है, ये P+N यानी कि 17 + 18, 17 18, है ना, ठीक है ना। चलो, अब क्लोरीन की बात करेंगे। तो ये क्लोरीन का नाभिक हो गया आपका, क्लोरीन का नाभिक। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, सॉरी अच्छा नहीं बना, सुंदर बनना चाहिए ना,
दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, है ना। चलो, और ये थोड़ा सा यहाँ लो। सुंदर काम, काम सुंदर अच्छा लगता है। देखो भैया, आपका जो जॉन डॉल्टन ने बताया था 2n² का फार्मूला, n = 1 पुट, है ना। पहली कक्षा में कितने आएंगे भैया? 2 2, 1 2 पुट n = 2। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलो, पुट n = 3, तो ये हो जाएगा बेटा 2 × 3, इसके 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, 9 × 2 = 18। अब 18 आएंगे। कितना आएंगे? 18। तीसरी कक्षा में 18। चलो, अपने पास टोटल कितने हैं? 17। 17 में से कितने बांट दिए अपन ने? 11। 17 में से 11 क्यों? 12 बांटे ना। अरे यहाँ देख लेना, पहली में 2, दूसरी में 8, तो कितने बांट दिए? 12। 10 बांटे। चलो, 10 बांट दिए, तो इसमें से 10 कम कर दो, कितने बचे? 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। हाँ। चलो, अब यहाँ पे लिखो p = 17 और n = 18। और इस प्रकार से हमने आपको ये क्लोरीन में किस प्रकार से विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। जिस प्रकार से सूरज केंद्र में होता है और विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार नाभि में भी होता है कि नाभि में तो होता है प्रोटॉन धनावेशित कण और उसके चारों ओर ऋण आवेशित कण जो घूमते रहते हैं, और इस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक आकर्षण बल लगा रहता है। चलो, अब बात करेंगे हम, सोडियम की बात हो गई है ना। अब नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना? 10 × 20, है ना। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है ना। ये इसका नाभि है। नाभि में धनावेशित कण 10 हैं, न्यूट्रॉन भी 10 हैं, और ये इसकी पहली कक्षा है और ये इसकी दूसरी कक्षा है। तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो 2 और 8 10 हो गए। हाँ। हो गए 10। हाँ। यानी कि इसका अष्टक पूर्ण है, यानी कि भाई 8 होना चाहिए और 8 हो गए, तो भैया इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इसलिए नियॉन क्या है? नियॉन एक स्थायी तत्व है। नियॉन जो गैस होती है, ये एक तत्व है, एक गैस है ना। ये स्थायी है। ये क्या है? स्थायी तत्व है। अक्रिय क्या है? ये अक्रिय, किसी से क्रिया नहीं करेगा, अक्रिय तत्व है। भाई इसको जितना भोजन चाहिए उतना भोजन मिल गया, अभी किसी से छीनेगा थोड़ी। हाँ।
है, और ज्यादा भी नहीं है जो किसी को दे दे। हम्म, भाई इसको 10 रोटी चाहिए, 10 रोटी मिल गई। 11 होती तो एक रोटी ज्यादा हो जाती, एक रोटी ज्यादा हो जाती तो किसी को दे देता, मगर इसके पास 10 चाहिए थी, 10 ही मिली। 9 होती तो फिर किसी से लेता, छीनता, है ना। तो ये एक अक्रिय तत्व है, यह एक स्थायी तत्व है, इसका अष्टक कोण है ना, समझ गया ना।